Hello, dear bankers. Welcome to EduTap and welcome to the case file series for the PPV. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज दिस सीरीज और हम ये सीरीज क्यों लेके आए हैं। अगर आप जैब में 2026 को टारगेट कर रहे हैं ना तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो अब रिसेंट एग्जाम रहा है आपका नवंबर 2025 का उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू द विद एग्जाम्पल सी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये तो जस्ट वन क्वेश्चन और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे लाइक 20 to 25 जो है ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसे में अगर हमने मई 2026 को टारगेट किया हुआ है तो डेफिनेटली कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। राइट। तो इसलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं जिसमें ना हम एक केस स्टडी लेके चलेंगे, कुछ सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन, सो दैट कि आपके मई 2026 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं थी इसलिए वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे थे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में ना क्या किया हुआ था, 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया हुआ था। राइट। और डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जा रहा था। तो ऐसे में अर्ली प्रिपरेशन डेफिनेटली आपको गुड रिजल्ट प्रोवाइड करेगी मई 2026 के पेपर के लिए। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस सीरीज का वो है पर्सनल अकाउंट। और ये ना आपकी जो सीरीज है इन अ वीक एक बार रहेगी 10 AM संडे को, पीपीबी की स्पेसिफिकली। तो आप ट्राई कीजिएगा कि ये प्रॉपरली आप अटेंड करें केस फाइल सीरीज। और इसमें एक केस स्टडी है ही हम डिस्कस करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चंस आंसर कैसे आपने सॉल्व करना है और सो दैट कि आप एग्जाम रेडी हो जाएं प्रॉपरली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि जैसे आप जैम में 2026 को टारगेट कर रहे हैं ना तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ये डॉक्यूमेंट आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या पढ़े। मतलब आप अननेसेसरली ना कुछ पढ़े, आपके पास टाइम ही नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताते हैं किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न, कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बताते हैं कि आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ सकती है। आप बार बार जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कर पाएंगे। तो इस डॉक्यूमेंट के एक्सेस आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक दिया हुआ है, फ्री ई बुक है ये, इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बनाइए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस केस स्टडी। हमारी केस स्टडी है पर्सनल अकाउंट पे और मैं आपको बता दूं कि पर्सनल अकाउंट इटसेल्फ इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बात करूं नवंबर 2025 की भी तो भी आई वुड लाइक टू टेल यू कि अकाउंट्स ऑफ माइनर के ऊपर केस स्टडी पूछी गई थी। जॉइंट अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इलिटरेट पर्सन के अकाउंट या ब्लाइंड अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से पर्सनल अकाउंट तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं जो कि है अबाउट जॉइंट अकाउंट। तो एक क्या सिनेरियो हमने लिया, ऐसे ही ना हम 4 सिनेरियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि थोड़ा इजी रहे समझने में भी और उसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। राइट। चलिए, एबीसी बैंक है, सेक्टर 17 ब्रांच। तो मिस्टर राजेश वर्मा एंड मिसेस नेहा वर्मा ने अप्लाई किया फॉर ओपनिंग अ जॉइंट सेविंग अकाउंट। किस लिए? टू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब ब्रांच ने क्या इंश्योर किया, बोथ एप्लीकेंट पर्सनली अपीयर्ड, कंप्लीट करें अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सबमिट करें सेपरेट केवाईसी डॉक्यूमेंट, हस्बैंड का अलग से और वाइफ का अलग से। ठीक है। तो देयर सिग्नेचर्स वर obtained इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल एंड मोड ऑफ ऑपरेशन वाज क्लियरली रिकॉर्डेड टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स। तो ये जॉइंट अकाउंट का हमारा सिनेरियो हो गया। और जॉइंट अकाउंट के रिगार्डिंग क्या रूल्स है ना, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी टाइम हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन सिनेरियो 2, इट्स ऑल अबाउट द अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन। देखो, उसी ब्रांच में उसी बैंक में बाद में एक लेडी आती है जिनका नाम है मिसेस कमला देवी, जो क्या है इलिटरेट पेंशनर है। उन्होंने अप्रोच किया सेम ब्रांच को कि वो सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहती है। बैंक ऑफिशियल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब अकाउंट्स ऑफ इलिटरेट पर्सन ओपन करना होता है, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना विड्रॉल्स के रूल प्रोसीजर, उसी लैंग्वेज में समझाए जाएंगे जो वो अंडरस्टैंड करती होंगी। राइट। और बैंक ने चेकबुक नहीं इशू करनी होती इलिटरेट पर्सन को। एंड वन मोर थिंग यू शुड नो, ना ही इनका करंट अकाउंट ओपन होता है। ओके। सी से ध्यान रखिएगा, सी से चेकबुक भी इशू नहीं होगी और सी से करंट अकाउंट भी ओपन करना इनको अलाउड नहीं है। चेकबुक भी किसी भी हाल में इशू नहीं होती, पासबुक इशू होती है, चाहे इनका ज्वाइंट अकाउंट ही क्यों ना हो। ओके। फिर इनका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन ऑब्टेन किया गया और अटेस्ट किया गया बाय ऑथोराइज्ड बैंक ऑफिसर एंड अ पर्सन वेल नोन टू द बैंक।
विड्रॉल्स इनको परमिट किए गए ओनली आफ्टर हर पर्सनल प्रेजेंस एंड ओरल कंफर्मेशन, यानी जब भी मिसेस कमला विड्रॉन करना चाहेगी बैंक में तो उनको पासबुक लेके आना और पर्सनली उनको विजिट करना पड़ेगा। अब एक और सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सेम सिनेरियो में ही। अब मिसेस कमला देवी क्या चाहती है कि उनका जो बेटा है रमेश, वो ना अकाउंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर ले उनका, उनको बार बार बैंक आना मुश्किल लगता है क्योंकि वो ओल्ड है, पेंशनर है। तो अब वो रिक्वेस्ट कर रही है बैंक को कि प्लीज अलाउ माय सन टू ऑपरेट माय अकाउंट इंडिपेंडेंटली। तो इस सिचुएशन में बैंक क्या बोलता है, बैंक ने अलाउ नहीं किया अकाउंट टू बी ऑपरेटेड बाय रमेश ओनली। बैंक ने इन्फॉर्म किया उन्हें कि अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा जॉइंटली बाय मिसेस कमला देवी अलोंग विद हर सन रमेश। और इसके लिए उनको क्या देना पड़ता है, ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये देना पड़ेगा कि ये अकाउंट जॉइंटली ऑपरेट होगा, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस अलाउड नहीं होंगे उनके सन को। राइट, तो ये हो गया हमारा अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन का सिनेरियो। अब पर्सनल अकाउंट की बात करें ना तो एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं, अकाउंट ऑफ ब्लाइंड पर्सन। फिर सेम बैंक में मिस्टर सुरेश कुमार जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, उन्होंने बैंक ब्रांच को विजिट किया सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। जब अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के दौरान बैंक स्टाफ को ना एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है जब भी ब्लाइंड पर्सन को ये अकाउंट ओपन करने आता है। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते टाइम उनके सिग्नेचर्स में इनकंसिस्टेंसी रहती है, तो इसलिए बहुत केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है। और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं हेल्प के लिए, तो चीटिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इनके अकाउंट में। तो बैंक ने ऑब्टेन किया मिस्टर सुरेश कुमार का फोटोग्राफ और केयरफुली वेरीफाई किया उनके सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन को, जो ड्यूली अटेस्ट कर दिए गए बाय अ पर्सन वेल नोन टू द बैंक। राइट। अब अगर ब्रांच मैनेजर सेटिस्फाइड है पर्सनली अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर, जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो वो अलाउ कर सकते हैं मिस्टर सुरेश कुमार को टू ऑपरेट द अकाउंट। अदरवाइज जो उनका नेक्स्ट किन है उसको अलाउ किया जा सकता है, बट लेटर ऑफ अथॉरिटी ब्लाइंड पर्सन से लिया जाता है कि कोई दूसरा पर्सन अगर अकाउंट ऑपरेट करे। ये भी कर सकते हैं अगर ब्रांच मैनेजर सेटिस्फाइड है तो। राइट। और एज एन एडिशनल प्रिकॉशन बैंक ने फॉलो की प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग आउट पासबुक एंट्रीज एंड अकाउंट बैलेंस टू कस्टमर प्राइवेटली जब भी जरूरत पड़ी, सो दैट कि उनको पता हो ना कि क्या ट्रांजेक्शन उनके अकाउंट में हो रही है। ये तो हमने तीन सिनेरियो देख लिए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम सिनेरियो 4 डिस्कस करेंगे माइनर अकाउंट के रिगार्डिंग। राइट। अब अमित वर्मा 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट जो है वो बैंक ब्रांच विजिट करते हैं अपनी मदर के साथ टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम। As per RBI guideline, bank allowed the account to be opened with his mother acting as a guardian. Bank ensured that the account would always remain in credit and would not be allowed to overdrawn. अब अमित की एज को कंसीडर करते हुए और बैंक की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को देखते हुए उनको परमिट कर दिया गया कि वो अकाउंट इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं, बट कुछ लिमिट फिक्स कर दी गई है बैंक के द्वारा। ओके। और इसी सिनेरियो में आगे डिस्कस करते हैं। बेसिक फैसिलिटीज जैसे रहते हैं एटीएम डेबिट कार्ड वो भी प्रोवाइड किए गए। उसमें बैंक थोड़ा देखता है अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है कि कितना विड्रॉल्स, क्या क्या फैसिलिटीज माइनर को मिलेगी। और ना ड्यू डिलीजेंस प्रॉपरली करेंगे वो, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस और ऑन गोइंग ड्यू डिलीजेंस भी होती रहेगी कि इनके अकाउंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो बैंक ने केवाईसी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की और रिकॉर्ड कर दी क्या, अमित की डेट ऑफ बर्थ। ओके। जब वो 18 ईयर के हो गए तो अमित को बोला कि आप अकाउंट बैलेंस कंफर्म करो, अपनी फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करो उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर्स के साथ, क्योंकि अब वो माइनर से क्या हो गए, मेजर। अब ये सारी फॉर्मेलिटीज जब कंप्लीट होगी तो अकाउंट कंटिन्यू कर दिया गया एज अ रेगुलर सेविंग अकाउंट ऑपरेटेड बाय अमित ओनली। अब अडल्ट अकाउंट ओपन किया तो हमने चार सिनेरियो देखे आज की केस स्टडी में। जॉइंट अकाउंट का था एक आपका इलिटरेट पर्सन का था मिसेस कमला देवी का, देन ब्लाइंड पर्सन का था सुरेश कुमार जी का, और यहाँ पे सिनेरियो 4 में अमित जी का था जो कि माइनर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉइंट अकाउंट के ऊपर, जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था कि मिस्टर राजेश वर्मा एंड मिसेस नेहा वर्मा ने अप्लाई किया था फॉर ओपनिंग अ जॉइंट सेविंग अकाउंट। बैंक ने इंश्योर किया था कि पर्सनली प्रेजेंट रहें जब अकाउंट ओपन कर रहे हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन किए थे, सिग्नेचर्स एंड क्लियरली रिकॉर्ड किया था मोड ऑफ ऑपरेशन। अब क्यों जरूरी है बैंक के लिए ये सारी चीजें जानना और क्यों रिकॉर्ड करना उनको मोड ऑफ ऑपरेशन जब वो ओपन कर रहे हैं जॉइंट अकाउंट? क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी इसलिए, डॉक्यूमेंट सिंप्लीफाई करने हैं, दैट्स द रीजन, या टू नो द नेचर ऑफ एक्सपेक्टेड फंड इनफ्लो एंड ऑपरेशनल अथॉरिटी या मोडालिटीज बोल लो, या टू अवॉइड ओपनिंग इंडिविजुअल अकाउंट लेटर। तो क्यों किया गया कि पता होना चाहिए एक्सपेक्टेड फंड इनफ्लोस क्या है एंड ऑपरेशनल अथॉरिटीज क्या है। देखो जॉइंट अकाउंट के केस में सबसे पहले तो ये जानना है कि जॉइंट अकाउंट क्यों ओपन किया जा रहा है।
ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है बाय वन और मोर देन वन पर्सन के द्वारा। क्यों? इजीली एक्सेस मिल जाए दूसरे पर्सन को। ठीक है, इसलिए अलाउ किया जाता है जॉइंट अकाउंट। और ऐसा है कि एक ना, जैसे कोई चाहता है कि दोनों का जॉइंट कंट्रोल रहे अकाउंट के ऊपर, या कई बार क्या होता है, कोई बच्चा अकाउंट ऑपरेट कर रहा है अपनी मदर के साथ कि चलो मेरी मदर को इजीली एक्सेस मिल जाए फंड्स का। या इसलिए भी किया जाता है कि अकाउंट कोई पर्सन चला रहा है, अगर डेथ हो जाती है उसकी, तो दूसरे को जो है प्रॉब्लम ना हो फंड्स वगैरह विड्रॉ करने में। तो जब भी, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड सिचुएशन, जब भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है, तो सबसे जरूरी क्या जानना होता है? रिलेशनशिप अमंग द ज्वाइंट होल्डर। ओके, एंड क्यों ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जा रहा है, क्या पर्पस है। और देन मोड ऑफ ऑपरेशन भी रिकॉर्ड किया जाता है। ऑपरेशनल मोडेलिटीज भी पता होनी चाहिए कि आइदर और सर्वाइवर मोड पे ओपन किया जा रहा है ज्वाइंटली, या एनी वन और सर्वाइवर मोड पे। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। ठीक है, कि क्यों ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है और बैंक क्या जानना चाहते हैं। इससे क्या होता है, बैंक की हेल्प होती है टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड फंड इनफ्लोज, और ये प्रोटेक्ट कर रहा है बैंक को इन केस ऑफ डिस्प्यूट, डेथ और लीगल इश्यूज। अब वैसे तो जनरली यही होता है कि जो रेजिडेंट इंडियन है वो ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं अपने जो भी उनके रिलेटिव हैं। बट अगर रेजिडेंट इंडियन एनआरआई के साथ अकाउंट ओपन करना चाहता है ना ज्वाइंट अकाउंट, तो उस केस में वो केस क्या अलाउड होगा, क्लोज रिलेटिव हो वो रेजिडेंट इंडियन का, तभी अलाउ होगा ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना। और जब भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन होगा तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जितने भी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं उनके सिग्नेचर्स लिए जाएंगे, उनकी प्रॉपर केवाईसी की जाएगी, एंड मोड ऑफ ऑपरेशन जाना जाएगा। तो ये रूल्स हैं आपके ज्वाइंट अकाउंट को लेके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कमला देवी का जो केस था, जो कौन थी, इलिटरेट पेंशनर थी। उन्होंने बैंक को रिक्वेस्ट किया टू अलाउ हर सन टू ऑपरेट द अकाउंट ऑन हर बिहाफ। तो बैंक ने रिफ्यूज कर दिया, अलाउ ओनली ज्वाइंट ऑपरेशन। तो व्हाई डिड द बैंक रिफ्यूज सोल ऑपरेशन बाय द रमेश? क्यों? बिकॉज ऑथोराइजेशन फॉर सोल ऑपरेशन इज परमिटेड ओनली इन करंट अकाउंट, या nomination give the nominee the right to operate the account, या as per banking rule illiterate person account can be operated by only in joint mode, not solely by another person, या पेंशन अकाउंट कैन नॉट बी ऑपरेटेड बाय फैमिली मेंबर। तो इसका सही आंसर क्या है? अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन के केस में बैंकिंग रूल के अकॉर्डिंग इलिटरेट पर्सन अकाउंट ऑपरेट कर सकता है ज्वाइंटली मोड पे ही, चाहे बेटा है चाहे कोई और भी रिलेटिव है, ज्वाइंटली मोड पे ही अकाउंट ऑपरेट होगा। वो पर्सन खुद से नहीं कर सकता इंडिविजुअल। यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि उनके बेटे को अलाउ कर दिया जाए उस अकाउंट को ऑपरेट करना उनके बिहाफ पे, बट बैंक ने रिफ्यूज कर दिया था। तो सी इज द राइट आंसर। अब इलिटरेट पर्सन के लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, देखो। सबसे पहले तो जो इलिटरेट पर्सन का अकाउंट होता है और जो अकाउंट्स के रिगार्डिंग रूल्स है, विड्रॉल्स की क्या लिमिट है, वो उनको समझाई जाती है उसी लैंग्वेज में जो वो अंडरस्टैंड करते हैं। और जब भी इन्होंने विड्रॉल्स करना है तो उनको पर्सनली बैंक आना पड़ता है अलॉन्ग विद द पासबुक। तो इनको पासबुक जो है वो इशू की जाती है, चेक बुक और करंट अकाउंट इनको ओपन करना अलाउड नहीं होता इलिटरेट पेंशनर्स को, इलिटरेट लोगों को। ठीक है, किसी भी हाल में चाहे ज्वाइंट अकाउंट ही क्यों ना हो, इनको चेक बुक इशू नहीं की जाएगी, पासबुक इशू की जाती है। और इनके टू फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक इनका लगता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे और एक इनका पासबुक पे। ठीक है, फिर इनका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लिया जाता है और उसको अटेस्ट किया जाता है बाय अ पर्सन वेल नोन टू द बैंक। और जब भी इन्होंने कोई विड्रॉल्स करने हैं तो इन्होंने कंफर्मेशन देनी होती है ऑथोराइज्ड बैंक ऑफिसर्स को। अब जो ये हमारा पॉइंट है, जो क्वेश्चन था उसके ऊपर हमारा ये पॉइंट है कि इलिटरेट डिपॉजिटर अगर चाहता है कि कोई लिटरेट पर्सन ऑपरेट करे उनका अकाउंट, तो उनको क्या सबमिट करवाना पड़ता है? ऑथोराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर, कंडीशन के साथ कि ये अकाउंट ऑपरेट होगा ज्वाइंटली बाय बोथ, आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर मोड पे नहीं चलेगा। इससे क्या होता है, दिस रिस्ट्रिक्शन क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है लिटरेट अकाउंट होल्डर को कि मिसयूज ना हो, फ्रॉड ना हो और अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस ना हो। तो यही है कि इसलिए अलाउ नहीं किया जाएगा इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना, बल्कि ज्वाइंटली मोड पे ही अलाउ किया जाता है। और क्या डॉक्यूमेंट ऑथोराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर ऑब्टेन करना जरूरी होता है। ओके, तो ये रूल्स हैं आपके अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन को लेके। देन नेक्स्ट सिनेरियो हमारा था ब्लाइंड पर्सन के ऊपर, कि अगर मिस्टर सुरेश कुमार थे जो ब्लाइंड कस्टमर थे, बैंक ने रीड आउट करी पासबुक एंट्री प्राइवेटली। क्या रीजन है ऐसा करने का बैंक का? स्पीड अप करनी है कस्टमर सर्विसेज, इंश्योर करनी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रिवेंट करनी इंफॉर्मेशन लीकेज, या टू मीट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, या ब्रांच का वर्कलोड रिड्यूस करना है। तो ऑब्वियसली ब्लाइंड पर्सन के केस में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि चीटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनके सिग्नेचर्स में इनकंसिस्टेंसी रहती है, किसी और के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए जब भी पासबुक की जो एंट्रीज रहेंगी, ठीक है, अप टू डेट होनी चाहिए इनकी पासबुक,
और ये तभी बताई जाएंगी उनको, प्राइवेटली किसी और के सामने नहीं बताई जाएंगी। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर रहेगी और इंफॉर्मेशन लीकेज नहीं होगी। तो बी इज द राइट आंसर। तो क्या रूल्स हैं ब्लाइंड पर्सन को लेके? देखो, कोई लीगल बार नहीं है कि ब्लाइंड पर्सन बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। लॉ की साइड से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्लाइंड कस्टमर डिपेंड करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर, इसलिए ज्यादा केयर दिखानी पड़ती है। वाई? बिकॉज इनके सिग्नेचर्स थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इनको भी पासबुक इशू की जाती है, राइट? और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे भी इनके भी 2 फोटोग्राफ्स लगेंगे, एक पासबुक पे और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे। और अगर ब्रांच मैनेजर सेटिस्फाइड होता है तो वो ब्लाइंड पर्सन खुद भी अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं या नेक्स्ट किन को अलाउ किया जा सकता है, बट लेटर ऑफ अथॉरिटी लिया जाएगा ब्लाइंड पर्सन से। ओके। और अगर लगता है कि इनके सिग्नेचर में ज्यादा इनकंसिस्टेंसी हो रही है तो फिर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन भी इनका लिया जा सकता है। और इसीलिए एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि इनके पासबुक में अप टू डेट एंट्रीज रहनी चाहिए, ठीक है? बैलेंस जो है इनका वो अप टू डेट हो एट द टाइम ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। और ये तभी बताया जाएगा जब कोई पर्सन ना हो। और ये क्यों किया जा रहा है? अवेयरनेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स रहे उनको, कॉन्फिडेंशियलिटी, और कोई चीटिंग ना हो इनके साथ। तो इसलिए ये सारी चीजें फॉलो की जाती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं ब्लाइंड पर्सन के अकाउंट के केस में। अब लास्ट माइनर का हमारा सिनेरियो था कि बैंक ने अलाउ किया अमित, जो 13 ईयर ओल्ड माइनर है, टू ऑपरेट सेविंग अकाउंट इंडिपेंडेंटली, बट लिमिट फिक्स कर दी गई बैंक के द्वारा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट जस्टिफाई दिस डिसीजन? माइनर कैन फ्रीली ऑपरेट सेविंग अकाउंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन, आरबीआई ने परमिट किया है ऑल माइनर अकाउंट टू बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, या बैंक में अलाउ माइनर above a certain age to operate account within prescribed limit, या इंडिपेंडेंट ऑपरेशन इज अलाउड ओनली आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। क्या इसका सही आंसर है? अब आरबीआई ने परमिट किया है माइनर अकाउंट को, ऑल माइनर अकाउंट को किया है क्या? तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि ऑल माइनर अकाउंट को किया कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होंगे। अब विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है, बैंक ने लॉ किया है माइनर को वापस सर्टेन एज टू ऑपरेट अकाउंट विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। ठीक है, तो सी हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पे। अब माइनर के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस जान लेते हैं। देखो, अकाउंट ऑफ माइनर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस बार क्या पूछा गया था, माइनर की डेफिनेशन कौन से एक्ट में दी गई है? तो क्या आंसर होना था इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। तो मेजोरिटी एज क्या रहती है? 18 ईयर, यानी जो भी पर्सन 18 ईयर से बिलो का है ना, वो क्या कहलाया जाता है? माइनर। अगर गार्डियन अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा तो मेजोरिटी भी अटेन 18 ईयर्स पे ही होगी। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11 क्या बोलता है? माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या होना चाहिए? मेजर बाई एज। इंसॉल्वेंट ना हो तो मेजर बाई एज इज द मेन नेसेसरी कंडीशन। और अगर पर्सन बिलो 18 ईयर है, चाहे एक दिन कम है 18 ईयर से, तो भी वो माइनर ही होगा लॉ की नजर में। अब माइनर्स क्या बोला हमने कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट एक एक्सेप्शन है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरी ऑफ लाइफ अगर किया जा रहा है, सप्लाई टू माइनर इज वैलिड, जैसे बुक्स परचेज करनी है, कोई नेसेसिटी है, खाने पीने की चीज है, उसके लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है और मनी रिकवर कर सकता है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर क्या कर सकता है ना, रिजेक्ट कर सकता है हिज प्रॉमिस और कंसर्न, तो उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो माइनर है लॉ की नजर में। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्सेप्शन क्या है कि नेसेसरीज ऑफ लाइफ की बात करें तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के द्वारा वैलिड कंसीडर होगा। बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है रिजेक्ट कर सकता है। और वो बेनिफिशियरी हो सकता है और पैसे जो है रिकवर कर सकता है। तो माइनर्स में सेविंग की हैबिट्स डेवलप हो, बहुत अर्ली एज से वो सेविंग करना स्टार्ट करे, तो इसीलिए बैंक ने जो है कुछ रूल्स को सिंप्लीफाई किया। आरबीआई ने क्या किया है, एक अपडेट निकाला था इसी ईयर अप्रैल में रिगार्डिंग माइनर। तो उसमें क्या बताया गया था कि अब जो माइनर है अबव 10 ईयर्स ऑफ एज, वो अकाउंट ओपन एंड ऑपरेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी किसी गार्डियन की जरूरत नहीं है। बट हाँ, बैंक की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लिमिट्स में अलाउड है माइनर्स को। आरबीआई ने क्लियर किया था कि अब अलाउड है कि अबव 10 ईयर ऑफ एज अकाउंट ओपन एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। और बिलो 10 ईयर्स एज के जो माइनर है, लाइक फर्स्ट से 10 ईयर्स की एज के हैं, वो गार्डियन के द्वारा अकाउंट ऑपरेट करवाया जा सकता है। अब गार्डियन कौन? नेचुरल गार्डियन, मदर एंड फादर। स्टेप फादर और स्टेप मदर जो है नेचुरल गार्डियन में कंसीडर नहीं किए जाते। और जो अकाउंट, जो माइनर का अकाउंट है वो ओवरड्रॉन नहीं होना चाहिए, यानी बैलेंस जो है ना वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए माइनर के अकाउंट में।
तो हमारा क्वेश्चन जो था वही था कि बैंक ने परमिट किया माइनर्स को जर्नली अब 10 इयर्स की सेविंग अकाउंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करें विद इन लिमिट, बट बैंक के रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और टाइम टू टाइम ड्यू डिलीजेंस होती रहेगी, ऑनगोइंग ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म होगी, और माइनर चेक भी ड्रॉ कर सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें जाननी है, अगर माइनर की डेथ हो जाती है, सपोज कीजिए माइनर की डेथ हो जाती है और अकाउंट अभी चल रहा है गार्डियन के द्वारा, तो अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। और अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है तो जो माइनर है उसको पैसा कब मिलेगा, जब वो मेजर हो जाएगा, यानी जब उसकी एज 18 इयर्स की हो जाती है। ओके। और मदर एज अ नेचुरल गार्डियन भी अकाउंट ऑपरेट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मदर पहले नेचुरल गार्डियन नहीं थी, बट सम बैंक वर रिस्ट्रिक्टेड कि वो फादर को ही पहले प्रायोरिटी देते थे कि फादर ही जो है एज अ गार्डियन बच्चे का अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। बट अब आरबीआई ने क्लियर किया है, फादर अलाइव है स्टिल, मदर भी क्या है, नेचुरल गार्डियन के तौर पे जो है वो बच्चे का अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर सकती है। ओके। तो ऐसा थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने के लिए ये चीजें करी गई थी आरबीआई के द्वारा। तो इसी के साथ ये केस स्टडी आज की हमारी कंप्लीट होती है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ा समराइज करें। 4 सिनारियो पर्सनल अकाउंट के ऊपर, ज्वाइंट अकाउंट के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की, और आपका इलिटरेट पर्सन को लेके क्या रूल्स हैं, ब्लाइंड पर्सन को लेके क्या रूल्स हैं, एंड देन अकाउंट्स ऑफ माइनर के बारे में डिस्कशन किया। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है सीरीज का। 20 to 30 मिनट का सेशन रहेगा। ये प्रॉपर हम जो सिनेरियोज लेके चल रहे हैं उनको हमने डिस्कस किया, और इस तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी होगी। क्या रूल्स थे माइनर को लेके, ज्वाइंट अकाउंट को लेके क्या रूल्स थे, ब्लाइंड पर्सन के अकाउंट को लेके क्या रूल्स थे, और इलिटरेट पर्सन को लेके क्या अकाउंट रूल्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही था आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जैसे आपने जैम में 2026 की प्रिपरेशन आई होप स्टार्ट कर दी है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी गोल्डन टाइम है आपके लिए प्रिपरेशन करने का। तो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू थिंक यू रिक्वायर अ कोर्स, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोर्सेज में किस तरीके से आप चाहेंगे। वेबसाइट पे आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। कोर्सेज में जाके ना यू हैव टू क्लिक ऑन द जैप कोर्सेज। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। एंड अब मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप एक कंप्लीट मास्टर कोर्स चाहते हो तो आपको क्या यूज करना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि प्राइस जो इतना है जबकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है जैप 75। जब आप परचेज करेंगे ना कोर्स, यू हैव टू यूज अ कोड जैप 75, तो आपको फ्लैट 75% ऑफ मिल रहा है। अब मास्टर कोर्स में क्या क्या मिलता है आपको, 4 सब्जेक्ट्स जो आपके हैं जैप के, वहां पे आपको ना कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल रही है। 15-15 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, बस वही देखनी है आपको, और आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी। और चेरी ऑन द टॉप की लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम, यानी एक रिवीजन के तौर पे लाइव क्लासेस भी आपको मिल रही हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं सॉल्व्ड पीवाईक्यू, जैसे हम बिगिनिंग में डिस्कस कर रहे थे ना सेशन की, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आपको रियल इमेज बता देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो रहा है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बुक में सफिशिएंट नंबर में है ही नहीं आपके, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, तो यहाँ पे आपको ज्यादा नंबर में मिल रहा है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। राइट, ये हो गया आपका कंप्लीट मास्टर कोर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट। अगर अब आपको लगता है कि आपको सिर्फ इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, कि ठीक है बाकी सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए हैं और अब आईएएफएस या पीपीबी या इनमें से 2 पेपर आ गए, बाकी के तो क्लियर है, तो आप आईएफएस के कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। मास्टर कोर्स में ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है कि सिर्फ आईएफएस के रिगार्डिंग आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। कोड क्या रहेगा, जैप 75, कूपन फ्लैट 75% आपको मिल रहा है। सिमिलरली पीपीबी के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम, कॉन्सेप्ट नोट्स, ऑल पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल रहा है फॉर पीपीबी, राइट, इंडिविजुअल। एएफएम में भी सेम है और आरबीडब्ल्यूएम में भी। अब अगर आप जस्ट एक ट्रायल कोर्स देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस रहती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस क्या रहते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स क्विज वगैरह देखना चाहते हो ना, तो उसमें एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे तो ना आपको जस्ट मिनिमम ₹1 में आप ट्रायल ले सकते हो। कोड रहेगा जैब 99। ओके, ये तो हो गया आपको मास्टर कोर्स के बारे में। अब बट इफ यू थिंक कि आपको लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल करना है, कि लाइव क्लासेस अटेंड कर लेते हैं अभी और अभी से प्रिपरेशन हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में एनरोल कर सकते हो। 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है देखो,
यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस 60 लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, यानी 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। और 15 क्लासेस में इतना वास्ट सिलेबस जो आपका है, जो आपका पीपीबी कितना वास्ट है, आईएफएस, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम। तो जो इंपॉर्टेंट है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अननेसेसरली आपको नहीं पढ़ना पड़े, वो आपको कवर करवाया जाता है कि आपका पेपर क्लियर हो। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्व पीवाई क्यू, यू विल गेट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बाकी सब कुछ सेम है। एंड कई बार क्या होता है ना, आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, देन देयर इज अ क्वेश्चन, क्या हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं? डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ऐसी कुछ बाउंडेशन नहीं है कि लाइव क्लासेस अगर अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास नहीं मिलेगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हो। और कोड रहेगा यहाँ पे जैव 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप कर चुके थे पिछले साइकिल में, अनफॉर्चुनेटली पेपर नहीं क्लियर हुआ, कि अब बस हम टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लें, सॉल्व पीवाई क्यू देख लें, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, या टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी कई बार ना पेपर क्लियर नहीं हो पाता। लास्ट मोमेंट पे हमें पता चलता है कि ठीक है प्रैक्टिस कर ली होती तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली आ जाती है हमें। तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये तीन चीजें मिल रही हैं, सॉल्व पीवाई क्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। कोड यूज करना है टेस्ट 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। अगर अब आपको मोटिवेशन ही फील नहीं हो रही, आप मेंटर से बात करना चाहते हो, तो आप मेंटर टॉक में भी एनरोल करवा सकते हो, एक स्ट्रेटजी जान सकते हो। ओके। और अगर आपको कोई और डाउट है ना, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। आई होप आज का सेशन आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा, और आप ये सेशंस अटेंड कीजिए, और बाकी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस देखिए, और अपनी जैम में 2026 की प्रिपरेशन को आसान बनाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।